एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइट कॉर्नर्स को, जिसको ईबी लोकस के द्वारा लिखा गया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला ध्यान से सुन लीजिएगा। ही ज्वाइंस द स्टाफ ऑफ द ससेक्स डेली न्यूज। ही आल्सो ज्वाइंस द मैगजीन पंच। ही इज एन इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसिस्ट, प्ले राइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर ही इज। आपको पहचानना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह ससेक्स डेली न्यूज के स्टाफ में शामिल होता है, वह पत्रिका पंच से भी जुड़ता है, वह एक अंग्रेज हास्यकार, निबंधकार, नाटककार, जीवनीकार, प्रकाशक, कवि, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और संपादक है। आपको पहचान करके बताना है ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है। तो ईबी लोकस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, सुधीर के अरोरा से हम बना रहे हैं, जितने भी बना रहे हैं। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि द कंप्लीट नेम ऑफ ईबी लोकस। ईबी लोकस का पूरा नाम आपको बताना है। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड एडवर्ड बेरा लुकास। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तीसरा। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हु इज द असिस्टेंट एडिटर ऑफ पंच, यानी कि पंच पत्रिका का सहायक संपादक कौन था। तो पंच पत्रिका का सहायक संपादक ईबी लोकस होते हैं। कौन सा हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि यहां पर। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर पे देखो कौन सा है। हु एडिटेड एंड पब्लिश्ड द लाइफ चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब। बोला गया है द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब का संपादन और प्रकाशन किसने किया। तो ईबी लोकस ने किया था। ए ऑप्शन हमारा होगा। अगला क्वेश्चन पांचवा है हमारा। पांचवें नंबर पे बोला गया है कि हुज एंथोलॉजीज आर द ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन। बोला गया है कि द ओपन रोड एंड द फ्रेंडली टाउन किसकी संकलन कृतियां हैं। तो ये किसकी, ईबी लोकस की संकलन कृतियां हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम वेयर हैज द एसे टाइट कॉर्नर्स हैज बीन टेकन। क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा गया है कि ये जो हमारा एसे यानी कि निबंध टाइट कॉर्नर किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसको लिया गया है गिविंग एंड रिसीविंग से। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, गिविंग एंड रिसीविंग। 7वें नंबर का क्वेश्चन जरा देख लो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का अर्थ क्या होता है। तो टाइट कॉर्नर का अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। एक ऐसी सिचुएशन ऑफ डिफिकल्टी आर डेंजर विच मे बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल। मतलब ये हुआ कठिन और खतरनाक स्थिति जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइट कॉर्नर कहते हैं। तो ध्यान बनाए रखना, टाइट कॉर्नर का मतलब कठिन या खतरनाक स्थिति जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है हमारी। 8वें नंबर का क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दिस इज अ फेमस फर्म इन लंदन इंगेज्ड in auction and sale of valuable pictures. What is the name of the firm? बोला गया है कि यह लंदन की एक प्रसिद्ध संस्था है जो मूल्यवान चित्रों की नीलामी और बिक्री से जुड़ी है। उस संस्था का, उस फर्म का आपको नाम बताना है। तो उस फर्म का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बारबी जोन पिक्चर्स आर दी पिक्चर्स बाय अ ग्रुप ऑफ। तो जो बारबी जोन चित्र जो बनाए जाते थे वो एक समूह के द्वारा बनाए जाते थे, फ्रांसीसी चित्रकार। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, फ्रेंच पेंटर्स। सी ऑप्शन पर हम जाएंगे। तो ये बारबी जोन पिक्चर्स जरूर ध्यान रखना, आर दी पिक्चर्स बाय अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पेंटर्स। 10 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। उन्होंने बोला है कि इन टाइट कॉर्नर्स द राइटर हैज कॉइंड अ वर्ड मीनिंग अ प्राउड मैन ऑफ वेल्थ, नेम द वर्ड। क्या हुआ कि टाइट कॉर्नर्स में लेखक ने एक शब्द को कॉइन किया था जिसका अर्थ है एक घमंडी अमीर आदमी। एक घमंडी अमीर आदमी, उस शब्द का आपको नाम बताना है। तो उस शब्द का नाम है ब्लोटोक्रेट। ब्लोटोक्रेट का मतलब होता है एक घमंडी अमीर आदमी, इसको हम कहते हैं ब्लोटोक्रेट। ये टाइट कॉर्नर्स में राइटर के द्वारा इस शब्द को कॉइन किया गया था। तो ध्यान बनाए रखना, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है द नेम ऑफ द फ्रेंच पेंटिंग इन टाइट कॉर्नर्स इज।
आपको बताना है टाइट कॉर्नर्स में फ्रांसीसी पेंटिंग का नाम क्या होता है, तो डबिग्नी नाम होता है। क्या नाम होता है? डबिग्नी। डबिग्नी, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है 12 नंबर पे कॉकनी। कॉकनी है, कॉकनी क्या था? तो कॉकनी एक्चुअली सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज एंड एंसेंट ऑफ लोअर क्लास इन लंदन। जो लंदन के निम्न वर्ग की बोलचाल की भाषा और लहजा होता है उसको हम कॉकनी कहते हैं। लंदन में जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके बोलचाल की भाषा या उनका जो लहजा होता था बोलने का, उसी को हमने कॉकनी लैंग्वेज बोला है। अगला, मीनिंग ऑफ, अब आपको 13 नंबर पे बताना है द मीनिंग ऑफ स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है, स्किन ऑफ हिज टीथ का अर्थ क्या है? तो स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ठीक है, नैरो स्केप ये क्या है? एक इडियम है, ध्यान बना रखिए। अच्छा, टाइट कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा इडियम्स का यूज किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। इडियम एंड फ्रेजेस में यही शब्द उठा करके आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, कि स्किन ऑफ द टीथ का अर्थ क्या है? तो नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ए ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज अ नाइस पिकल। अ नाइस पिकल का मतलब क्या होता है? तो अ नाइस पिकल का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग होता है इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो भ्रमित करने वाली हो। तो एक भ्रमित करने वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? अ नाइस पिकल कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ कोल्ड फीट। आपको कोल्ड फीट का क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो कोल्ड फीट का अर्थ होता है घबराहट महसूस करना, फील नर्वस। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। अच्छा, 16 नंबर के क्वेश्चन में हमने इनका ये क्या थी, लाइनें ली गई थी। कहां से लाइनें ली गई थी? यहीं से, ये जो टाइट कॉर्नर है आपका, यहां से लाइनें ली गई थी। तो इनका हिंदी मीनिंग भी हमने नीचे दे रखा है, तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको कोई मुश्किल ना हो। 4-5 क्वेश्चन दिए गए थे एस के अरोरा में, जिनको आपको समझना मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सरल कर दिया है। ठीक है, इसमें देखो सबसे 16 नंबर पे क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको ये है, आई फाउंड माई सेल्फ बिडिंग टू जस्ट फॉर फन, आई हैड एग्जैक्टली 63 पाउंड्स इन द बैंक एंड नॉट इनफ सिक्योरिटीज टू बारो 500 ऑन, एंड हियर आई वाज नोडिंग अवे टू दी ऑक्शनर्स लाइक प्लेटोक्रेट। प्लेटोक्रेट आपको अभी इसका मीनिंग बताया गया था ऊपर, इसलिए ध्यान बनाए रखना। इसका मतलब क्या है कि मैं भी मजाक मजाक में बोली लगाता चला गया उस पेंटिंग की, जबकि बैंक में मेरे पास ठीक 63 पाउंड थे और 500 क्या लिखा है, और 500 पाउंड उधार लेने के लायक मेरे पास कोई जमानत भी नहीं थी, और फिर भी मैं नीलाम करता की तरह ऐसे सिर हिला रहा था जैसे कि मैं धन कुबेर हूं, यानी कि बहुत बड़ा आदमी हूं। इस अंश से देखो, ये जो ऊपर का आपकी लाइनें हैं, इससे लेखक मजाक मजाक में नीलामी में बोली तो लगाता है, और ये भी आप देखते हो कि उसके पास केवल 63 पाउंड है और उधार लेने लायक ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसको वो गिरवी रख सके। स्वयं को एक धन कुबेर, जैसे धन के कुबेर नहीं होते हैं, तो धन कुबेर से तुलना करना व्यंग और हास्य को दर्शाता है। ये स्थिति ईबी लोकस के निबंध टाइट कॉर्नर से ली गई है। तो ये जो वर्णन मिलता है कहां मिलता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टाइट कॉर्नर्स का है। इसी तरीके से 17 नंबर पे भी लाइनें दी रखी हैं। 17 नंबर पे लाइनें क्या दे रखी हैं, जरा ध्यान से पढ़ लो। ही बाज, हेयर बाज आई with 63 pounds in the world and not 500 pounds worth of security the purchaser to a picture which I did not want for 4,050 guineas the top price of the day। क्या है इसका मतलब? क्या है देखो, नीचे हिंदी में दे रखा है, यहां से आप समझ लीजिएगा थोड़ा प्यार से कि यहां मैं संसार में केवल 63 पाउंड के साथ था और मेरे पास 500 पाउंड की भी जमानत नहीं थी, फिर भी मैं उस चित्र को खरीदार बन चुका था जिसे मैं चाहता भी नहीं था, यानी कि खरीदना भी नहीं चाहता था, फिर भी 4,500 गिनी जो उस दिन की सबसे ऊंची कीमत थी। अब यहाँ पे पता क्या चलता है दोस्तों? यहाँ पे यह पता चलता है, ये जानकारी हमको मिलती है कि लेखक अपनी परेशानी की चरम, टाइट कॉर्नर का मतलब ही यही होता है, परेशानी की चरम अवस्था को बताता है। सिर्फ 63 पाउंड होने पर भी वह 4,050 गिनी की पेंटिंग का खरीदार बन जाता है। और इससे क्या पता चलता है? ये अचानक आई आर्थिक मुसीबत ही उसकी टाइट कॉर्नर कहलाती है। ये भी वर्णन कहां मिलता है आपको? टाइट कॉर्नर में ही मिलता है। 18 नंबर का क्वेश्चन जो बताया गया है आपका, उसमें जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एस के अरोरा में, पिक्चर आफ्टर पिक्चर
was put and sold but I saw none of them। एक के बाद एक चित्र नीलामी में रखे गए और बिकते चले गए, लेकिन मैंने उनमें से एक भी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति, ये जो पंक्ति है लेखक की मानसिक घबराहट को दर्शाती है। अपनी गलती और संकट के कारण वह आसपास बिकती तस्वीरों को देख भी नहीं पाता। ऐसी हास्यपूर्ण मानसिक स्थिति टाइट कॉर्नर की विशेषता है। ठीक है, ये भी वर्णन कहां मिलता है? तो टाइट कॉर्नर्स में ही मिलता है। अब एक 19 नंबर का क्वेश्चन जो टफ था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट इट नॉर योर डिस्प्लोरेबल मिर्थ बोथ आर indelibly branded in letters of fire on my heart, my hair has not gone white has it। अब देखो इसका हिंदी क्या है, अगर मैं बताऊं, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हारी वह दयनीय हंसी, दोनों मेरे हृदय पर आग के अक्षरों में अमिट रूप से अंकित हैं। मेरे बाल सफेद तो नहीं हो गए हैं या हैं? तो देखो वो अब यहां पर इस पंक्ति में हमको क्या मिलता है, क्या स्थिति मिलती है, जरा यहां से देख लीजिएगा। यह पंक्ति अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? बहुत बड़ा चढ़ा करके किसी चीज को बोलना। कहा हमारे पास बहुत कम पाउंड होते हुए इतनी बड़ी पेंटिंग की कीमत लगा रहे हैं, तो हास्य से भरी हुई है। लेखक उस घटना और मजाक को इतना गहराई से याद करता है कि वह दिल पर आग के अक्षरों में लिखा हुआ लगता है। सफेद बालों के उल्लेख इसे और हास्यपूर्ण बनाता है, जो लुकस की शैली है। ये भी वर्णन कहां मिलेगा आपको? टाइट कॉर्नर्स में मिलेगा। तो अब आपको हमें लग रहा है बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। 19 क्वेश्चन ही आपके एस के अरोरा, सुधीर के अरोरा में दे रखे हैं। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।